अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। बहुत तेज़ी से ये सूरत हाल बदल रही है और पिछले कुछ दिनों से जितनी तब्दीलियाँ और जितनी हैपनिंग्स हुई हैं शायद उससे पहले पाकिस्तान में हमने नहीं देखा जिस किस्म की चीज़ें जो है वो अब देखने को मिल रही हैं। आज भी सारा दिन बहुत तेज़ी से चीज़ें सामने आती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब किया हुआ था, उनसे भी मुशावरत हुई और अपोजिशन भी अपने तौर पर जो है मुशावरत कर रही है। आईनी और कानूनी रास्ते जो है तलाश किए जा रहे हैं। कल इजलास भी तलब कर लिया गया है सुबह 10:30 बजे और उसमें जो उसका 6 निकाती एजेंडा है उसमें वोटिंग भी शामिल है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रायशुमारी भी कल होने जा रही है। और अगर हम हुकूमत की बात करें तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोई सरप्राइज़ जो है वो दिया जा सकता है। रात को आज 9:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कौम से खिताब भी करेंगे और उसमें भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो कोई अहम ऐलान आज करने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रिडिक्ट नहीं आप कर पा रहे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से भी सूरत हाल जो है वो जिस तरह से तब्दील हुई है वो भी कुछ इस वक्त समझ से बालातर है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे होने क्या जा रहा है और कल का दिन ख़ास तौर पर बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का कि कल अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो जाता है तो क्या फौरी तौर पर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा और नया वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा पाकिस्तान में। चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम अगर ये हो जाता है कामयाब तो होगा, तो इस हवाले से आइन की तशरीह कैसे की जाएगी, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद के चैलेंजेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो अभी तक उस पर भी लग ये रहा है कि शायद कोई बहुत वाज़े तौर पर चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, काम नहीं किया गया है। इसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और इसके अलावा हमें वाया ज़ूम ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, माहिर कानून हैं, तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी वक्त देने के लिए। जी शहजाद, अगर पॉलिटिकल एंगल से हम थोड़ी सी बात कर लें और जितनी तेज़ी से चीज़ें रूनमा हो रही हैं, मैंने इतनी तेज़ी से नहीं देखा एटलीस्ट कि जिस तरह से नई नई खबरें आप हर लम्हे में सुन रहे होते हैं। क्या होने जा रहा है? अगर स्पेसिफिकली कल के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो जो अनाउंस किया जा रहा है कि शायद कोई और सरप्राइज़ है जो गवर्नमेंट देने जा रही है, कोई ऐसा सरप्राइज़ बाकी है बचा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी किस्म के सरप्राइज़ की वजह बाकी नहीं है सिवाय इसके कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं और उनके बयानात आते रहते हैं तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के फ़ैसलों के हवाले से। पिछली दफ़ा जब ये सारा मामला था और वोटिंग होने लगी थी तो उन्होंने कहा कि कल एक मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। उन्होंने पहले ही एक अंदिया दे दिया था इस बात का और अगले दिन हमने देखा किस तरीके से स्पीकर ने रूलिंग की बुनियाद पर एक रूलिंग दे के इस तरीके मुस्तरद कर दिया। आज भी वो यही बयान दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। आपने ये तो ठीक कहा कि सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, लेकिन ये कहना कि क्या होगा इस पर कोई बहुत ज्यादा उबाम बाकी नहीं रहा क्योंकि 5-0 का एक फैसला आया। उन्होंने कहा जी कि आप इजलास बुलाएं और उस जो अदम एतमाद की रूलिंग की बुनियाद पर जिसको मुस्तरद किया था उस वक्त तक की सूरत हाल को बहाल कर दिया। असम्बलियां बहाल हो गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने ओहदे पे वापस हो गए, उसी तरीके से काबीना बहाल हो गई। अब इशू ये कि सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। अगर आज वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का इजलास भी बुलाया था और हम देखते हैं कि 9:30 बजे वो तकरीर करने आएंगे तो उसमें क्या वो बात करते हैं। कई खबरें मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। एक ये कि जो वो लेटर है मशहूर ज़माना उसको आप पब्लिक कर दें और बताएं अवाम को कि कितना बड़ा ये थ्रेट था या किस तरह धमकी दी गई थी। दूसरी बात ये हो रही है कि वेयर आउट करें। अंग्रेज़ी में या जो बाहर अमरीकी कांग्रेस उसमें को टर्म को फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। उससे मुराद ये है कि आप इतनी देर कर दें, इतनी तवालत अख्तियार कर जाए वो सारी तकरीरें कि दूसरी साइड को बहुत कम वक्त मिले या इसको और तवालत ये मामला पकड़ जाए। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हमारा आइन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक टाइम लिमिट जो है वो देता है और गुज़िश्त आखिरी सिटिंग पर वो लिमिट पूरी हो चुकी थी और वोटिंग होना बाकी थी। सो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंसोता साहब बेहतर बता सकते हैं, वोटिंग ही होना बाकी है। उससे पहले तकरीर होंगी या नहीं होंगी, कोई तकरीरों का या उस पर डिस्कशन का जो टाइम देना था वो एग्जॉस्ट हो गया। वो टाइम दिया, तकरीरें हुई नहीं हुई एक अलहदा बहस है, लेकिन वो वक्त जो था वो टाइम था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरे ख्याल में सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। एक चीज मैं सिर्फ और ऐड करूंगा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हुकूमत कर रही है या किए हैं। मिसाल के तौर पे एक कमीशन बनाया गया कि ये लेटर गेट की इंक्वायरी कराई जाए। जनरल तारिक साहब को उसका सरबराह नामजद किया गया। कुछ देर पहले मीडिया पे खबर आई कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की वजह से माजरत कर ली। ये खबर भी चल रही है कि आईजी पंजाब को तब्दील करने की तैयारी है।
इस पे भी बात हो रही है। पॉइंट इस के इस वक्त हुकूमत जिस विकेट पे है उनको किसी किस्म के एग्जेक्टिव डिसीजन नहीं करने चाहिए, सियासी फैसले करें। अगर आपने इस्तीफे देने हैं, आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जी मैं फिर तजवीज़ देता हूं कि एन मास जो है वो पीटीआई और उसके जो अभी तक इत्तेहादी हैं वो इस्तीफा दे दें। ये फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँ, इमरान खान साहब एक रियलिटी हैं और मेरे ख्याल में अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है और कामयाब हो जाती है, फिर भी उनका एक बहुत अहम किरदार बतौर अपोजिशन लीडर रहेगा। पहले ही पीपल्स पार्टी वाले कह चुके हैं कि वो अपोजिशन लीडर होंगे क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी होगी अपोजिशन बेंचेस पे अगर ये कामयाब होती है। सो उनको खुल के अपोजिशन करनी चाहिए, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी। रेजिग्नेशन कोई हल नहीं है। अगर वो ये बात सोच रहे हैं कि 130-40 से ज़ायद MNAs रिजाइन कर जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास जनरल इलेक्शन के बजाय कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि 7 माह से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब इतने बड़ी तादाद में क्या ज़िमनी हो सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 माह के मुख्तसर अरसे के लिए, ये भी मुमकिन नहीं है। सो मेरे ख्याल में इस वक्त सिस्टम को बचाने के लिए जरूरी है खुल के ऑपोजिशन करें, चाहे पार्लियामान के अंदर करें, पार्लियामान के बाहर करें। और इतनी बड़ी तादाद में अगर आपके पास मेंबरान है तो आपको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना मुश्किल होगा, जो भी हुकूमत अगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती है उसके बाद बनती है। ठीक है, मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, राना ताहिर साहब ने इस वक्त अभी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका करने के लिए। बैरिस्टर साहब, अब एक तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस किस्म का फैसला आएगा, और उसके बाद की अब जो सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरे नज़दीक जो फैसला था वो तो ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसी साइड पर आने के थे। वाई? बिकॉज स्पीकर्स रूलिंग के ऊपर जो हमारा कानून मौजूद है और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का तरीक़ाकार मौजूद है, दो मैं उसको अपोज कर रहा था, आई वाज ऑन द अदर स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और बाकी 7-4 फाजिल जजेस हैं, उन्होंने जो कल फैसला दिया वो ये दिया है कि जो स्पीकर की रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आइनी है और बदनीयती पर मबनी है और उनको ये नहीं देनी चाहिए थी। वाई? बिकॉज उन्होंने अपने इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है वो किया है और उनको उससे बढ़कर नहीं जाना चाहिए था। अब वो स्पीकर की रूलिंग की हद तक तो बिल्कुल उनकी बात 101% दुरुस्त है। आगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली थोड़ा सख्त भी है इस लिहाज से कि उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है कि आपने तहरीक जो है वो सैटरडे को प्रेजेंट करनी है। तहरीक प्रेजेंट करने के बाद जो अगला इलेक्शन है वो भी आपने उसी दिन करवाना है। सो उन्होंने 3-4 चीजों की जो कन्फाइंस हैं वो सेट कर दी हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि ऑफ कोर्स शायद उससे अग्री ना करें बहुत सारे हुकूमती ज़राए, लेकिन स्पीकर को रूलिंग देने से अभी रोका नहीं गया। उसको सिर्फ एक जो उसने रूलिंग दी है उसके ऊपर एक फैसला आया और वो भी तफसील में नहीं आया। सो मेरे नज़दीक अगर कल को स्पीकर ये रूलिंग दे देता है कि ये जो 4 या 10 लोग या 12 लोग जिन्होंने वोट किया, मैं इनके वोट जो है वो दुरुस्त नहीं समझता, ठीक है, तो वो ये भी दे सकता है। और 2-3-4 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो रूलिंग दे सकता है। ये तो है पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि एन मास रेजिग्नेशंस दे दें, जिस तरह की बात हो रही है। एन मास रेजिग्नेशंस पे राना सनाउल्लाह साहब का व्यू ये है, मेरी उनके साथ उस दिन डिस्कशन हुई एक प्रोग्राम पर, कि अगर ये दे भी देते हैं, चूंकि नंबर हमारे पास पूरे हैं, तो हम स्टिल अपना हाउस जो है उसमें इलेक्ट होकर वी विल कंटिन्यू, और हम फिर अगर उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस करते हैं, जो कि वो खुद भी बहुत जल्दी चाहते हैं, तो हम ये बाय इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस को इकट्ठा कर देंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि स्पीकर फॉर सम रीजन कल जो है वो डिसअपेयर कर जाते हैं और स्पीकर जो है वो कहते हैं कि जी मैं कल पेश नहीं हो रहा, लेकिन उस सूरत हाल में भी somebody else will chair और वहां पर बात एक जो है नहीं आ सकती। पंसोता साहब से सवाल करना चाहूंगा। पंसोता साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन दो चीजें आप वजाहत कर दें। एक तो ये कि अदालती फैसले में है कि इसका वोट देने से नहीं रोका जाएगा और इसका इतलाक जो 63A आर्टिकल जिसमें हम पहले भी बहस कर सकते हैं उसमें नहीं होगा, यानी कि उसका फैसला अगर कोई ऐसा रेफरेंस आता है तो उसके बाद उसको तय किया जाएगा। यानी कि ये तो उन्होंने कह दिया कि आप वोट देने से नहीं रोक सकते। अब स्पीकर की एक रूलिंग बदनीयती पे क्या वो इस किस्म की दोबारा डेयर करेंगे कि कोई ऐसा वो काम करें? सेकेंडली, जो आपने बात की कि स्पीकर गायब हो जाएं या डिसअपीयर हो जाएं या किसी वजह से माजरत कर लें, सो कौमी असम्बली के इजलास से पहले एक पैनल ऑफ चेयरमैन अनाउंस हो जाता है। अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं भी होंगे तो पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई शख्स जो है वो उसको इजलास को कंडक्ट कर सकता है। सर, जहां तक आपकी पहले 63A वाली बात है उसमें बड़ी क्लैरिटी ये है कि वोट देने से नहीं रोकने की बात की। वो तो बिल्कुल वोट देंगे। मैं कह रहा हूँ वोट देने के बाद स्पीकर फॉर सम ऑड रीजन काउंटिंग उन्होंने करनी है, अनाउंस रिजल्ट उन्होंने करना है, वो कह देते हैं कि मैं इन 10 वोट्स को डिस्कार्ड करता हूँ बिकॉज ही सेज कि मैं इनको नहीं कंसिडर करता सही।
तो एक सिचुएशन अराइज कर जाएगी जिससे नंबर्स कम हो जाएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि अगर एक सिविल जज है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो फैसला गलत कर देता है तो ऊपर की अदालत जाके उसको ठीक करेगी। तो स्पीकर का रोल भी यहाँ पर एक जुडिशियल रोल है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहा है। और मैंने जिस तरह बार बार कहा है कि 2012 की जजमेंट जो है अजहर सदीक केस जो है और बेशतर और केसेस में कहा गया है कि स्पीकर का रोल इज नॉट दैट ऑफ अ पोस्टमैन, वो उससे ज्यादा है, उसने अपना माइंड अप्लाई करना। इसमें सिर्फ एक मेरा पॉइंट ये है कि आप मुनहरिफ अराकीन पर तो ये फार्मूला लागू कर सकते हैं, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट है और अपोजिशन के पास इत्तेहादी जमातें मिला के अगर देखा जाए बज़ाहिर नंबर पूरे हैं, तो वो 177 कह रहे हैं मेरे ख्याल में वो। पर उसके बावजूद मैं मसलन एक बहुत ही एब्सर्ड एग्जांपल देता हूं, अगर उनके हक में 177 वोट डलते हैं और स्पीकर कह देता है 160 डले हैं, डिसीजन तो स्पीकर का। इस डिसीजन का मतलब बताने का ये नहीं कि स्पीकर एग्जैक्टली यही करेगा, बट इस किस्म की बेशतर एग्जांपल्स हैं जो वो वहां बैठकर एक्सरसाइज कर सकता है। सवाल ये है कि मामले तखीर और इल्तवा में डालने की बात है। हाँ, स्पीकर का रोल बहुत अहम है। ये लेकिन डिवीजन ऑफ हाउस है ना सर, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है कि वोट मुस्तरद हो जाएगा, वो तो हेड काउंट होगा सर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूं, लेकिन डिसीजन अनाउंस एट द एंड ऑफ द डे स्पीकर नहीं करना और डिप्टी स्पीकर ने करना है या हूसोएवर इज प्रिजाइडिंग उसने करना है। जब उस स्पीकर की उस डिसीजन की सैंक्टिटी है, जिस तरह की उस दिन जो रूलिंग उन्होंने दी है, उस रूलिंग से आई थिंक इन ऑल ऑनेस्टी बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं और वहां पर खड़े होकर परेशानी से खड़े हुए थे, कैसी दे ही नहीं सकते, दे दी और उसके बाद आपके सामने 5-7 दिन जितने भी है निकल गए। इस किस्म का अमल दोबारा भी किया तो इस स्टेज पर तो पीटीआई के लिए बंदों को सैक्रिफाइस करना भी प्रॉब्लम नहीं है। मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सिचुएशन, और मैं आपकी शुरू वाली बात से एग्री करता हूं कि ये सारी वो चीजें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए लेकिन कर सकते हैं। इस टाइम उनकी मैक्सिमम एम्फेसिस ये होनी चाहिए कि जनाब हमने कार्रवाई को आगे चलाना है, और मैं अगर उनकी जगह हूं तो मैं ऑपोजिशन में बैठ के आराम से मूवी एंजॉय करूं। आई डोंट थिंक सो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये इस पोजीशन में है हुकूमत अगर बनाते हैं कि कोई पाकिस्तान में खातिर ख्वाह अच्छा काम कर सके। ठीक है राना ताहिर साहब, सर इस सारी डिस्कशन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या हो सकता है? एक तो स्पीकर का रोल नो डाउट इन इट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से अपने इस रोल को एक्सरसाइज करते हैं जो अथॉरिटी उनके पास है। पहली बात तो ये कि कल जो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फैसला दिया वो एक नहायत गैर मामूली फैसला था। हमारा आइन जो है उसमें हर एक का रोल वाजे है, पार्लियामेंट का भी, अदलिया का भी, इंतज़ामिया का भी। ये इसलिए इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला है, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये फ़ैसला यहाँ तक महदूद होता कि स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है तो किसी हद तक ये था कि भाई ठीक है फ़ैसला। अब अदालत उज़्मा ने पार्लियामेंट का जो बिज़नेस है, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग है, उसके अजलास की टाइमिंग है, मैं समझता हूँ कि ये जो है पाबंद कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहरहाल पार्लियामेंट का और स्पीकर का काम है। देखें, जब आप अदालत उज़्मा की तरफ से एक डायरेक्शन देंगे स्पीकर को कि आप इतने बजे ये काम करें, तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है ना, मेरी नाकस राय में वो तो नहीं रहती। क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये जो फैसला है वो आ गया, उस पर अमल भी होना है। अब देखें, हम कहते हैं कि जिस स्पीकर की, अब आइन में लिखा है ना कि स्पीकर की रूलिंग जो है ये पार्लियामेंट की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से अदालत उज़्मा जो है वो कोई भी फैसला दे दे तो वो फाइनल होता है ना। बिल्कुल। तो अगर अदालत उज़्मा की तरफ से खुदा न खास्ता कोई गलत फैसला आ जाए तो वो इस बुनियाद पर तो उस पर अमल नहीं रुक जाता कि वो गलत है। तो इसी तरीके से जो बाकी इदारे हैं स्टेट के, उनके भी जो फंक्शन है, अब देखें एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसको भी आइन में कहा गया है कि उसकी कार्रवाई जो है वो भी चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा कि इस वक्त वो उज़्व मुअत्तल है कि उसको काम से रोक दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा तरीक़ेकार जो है ना, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। तो आप राना साहब समझते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक? नहीं, वो कह रहे हैं कि रूलिंग, मैं ये नहीं कह रहा, इस बात पे नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप देखें ना, जो टाइम आइन बाउंड कर में दिया सिर्फ गया ना, आइन जो है पाकिस्तान का वो एक अदम एतमाद का आर्टिकल जो है उसी पर लागू होता है। पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कराना, उसके लिए भी आइन में आर्टिकल मौजूद है, वो नहीं कराती सूबाई हुकूमतें, उस पर तो कोई नहीं होता। ये चीजें अभी तो इशू इन हैंड हमारा इशू इन हैंड नहीं, अभी तो पूरा आइन जो है वो मुकद्दस दस्तावेज है। बिल्कुल आप सही, सिर्फ आइन का एक आर्टिकल जो है वो नहीं। जैसे मैंने अर्ज किया, इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस आया, क्या हुआ उसका?
आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस पे हुआ क्या हुआ? ये चीजें जो है ना सर, ये तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जाने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है जाने, नहीं, हमारे नहीं, पास जब एक फैसला अगर आप मुझे allow करें। मेरी बात सुने, जब एक फैसला आ जाता है ना तो उस पर फेयर कमेंट किया जा सकता है। फेयर कमेंट किया जा सकता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि एक अदालत उज़्मा ने फैसला दिया और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला सब पे बाइंडिंग है और उस पे कोई वो नहीं, उस पे अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं किसी के पास। लेकिन जो वक्त आप कह रहे हैं ना कि उसमें कि ये देखिए, उस फैसले में ये है कि ये इजलास उस वक्त तक एक जारी मिनट। रहेगा, मेरी बात सुन लें, कि ये इजलास उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं, हाँ। अमल तहरीके मुकम्मल नहीं हो पंजोदा साहब जाता। हमारे साथ बैठे हैं। मैं भी यही चाह रही हूँ कि उनसे हम जरा समझ मेरा लेते एक हैं। पॉइंट आप सुन उसमें एक लीजिए, sentence एक ये पॉइंट है। सुन लें आप कि ऐड करें। तहरीके अदम एतमाद के लिए आईने पाकिस्तान ही एक वक्त आपको देता है कि आपने इस वक्त तक आईने उसको- पाकिस्तान कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे अगर असेंबली राना टूट साहब, जाए। नहीं बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ वो भी 90 दिन की कैद है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं 90 दिन में नहीं करा, ये सारा कुछ स्पीकर के लिए है कि 7 दिन में ठीक है, करना। चलें, लेट मी आप- फिनिश। उसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं आपको 10 एग्जांपल्स ऐसे कोट करके दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त इशू इन हैंड जो है, गुजारिश सुन लें, इशू इन हैंड को गुजारिश नहीं सुन लें, देखना चाहिए, गुजारिश पूरे सुन लें, आइन को राना देखना साहब, चाहिए। ये बात- भी कल ही की बात है, मुकम्मल होने दें तो कल ही शायद- चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा। आपको अपनी बात इनका समझाता पॉइंट हूं। सुन लेते हैं ना, फिर मैं चाहूंगी बैरिस्टर साहब आईने इस पे comment पाकिस्तान ही करें। एक हद वक्त की मुकर्रर करता है कि आपने अदम एतमाद के बाद कितने दिन के अंदर वोटिंग करानी है, उस पर कितने दिन बहस हो सकती है और उससे बाद का वक्त ना हो। वो ठीक है। पीरियड, जैसे मैंने आपको कहा पहले कि वो एग्जॉस्ट आपने कहा वो exhaust हो चुका है। अगर वो ठीक है। पीरियड एग्जॉस्ट ना होता तब राना साहब की बात ठीक थी कि पाबंद कर दिया। अब वो पीरियड आपने एग्जॉस्ट कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है, पंजोदा साहब बेहतर बता सकते हैं। सो अब अदालत उज़्मा ने अगर ये कहा है कि आप कराएं, सो उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को, उस खला को पुर करने के लिए वो बात ठीक कर है, रहे हैं। पंचोटा साहब आप इस पे अपनी राय दे दीजिएगा कि जी मैं जो राना ताहिर साहब बात कर रहे हैं, राना ताहिर साहब की बात में एक, चूंकि आज की डेट में, इसलिए मैं उस पर नहीं बात कर सकता क्योंकि आर्टिकल 189 के तहत इस जजमेंट के बाद हम हमारे पे बाइंडिंग हो गया। लेकिन जो राना साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी मुनासिब बात है, जो कि मैं पिछले बहुत दिनों से करता आ रहा हूं बिफोर दिस जजमेंट। वो बात ये है कि आइन ने हर इदारे का जो एक सफेयर है वो मुख्तस किया हुआ है, उसका तयन कर दिया है। ठीक है। सवाल ये है कि आर्टिकल 68 एग्जिस्ट करता है जो कहता है कि हम जुडिशरी के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते। क्या अगर सुबह तकरीर हो पार्लियामेंट में किसी जज के ऊपर तो जुडिशरी उसको छोड़ देगी? ये बैटल है सोवरेनिटी की। जुडिशरी जो पाकिस्तान में है वो इस सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करती कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट की पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ये तो पूरी दुनिया का सेटल्ड लॉ है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर रूलिंग पे भी लॉ बड़ा क्लियर था कि इफ इट इज इन प्रोसीजरल इन नेचर तो आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। अब आज ही पंजाब असेंबली में भी वो चीज फाइल हुई थी और हाई कोर्ट की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गई थी कि आर्टिकल 69 के तहत हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में जब केस फाइल हुआ था फ्रॉम द अदर साइड, तो एक ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि आर्टिकल 69 के तहत इंटरनल प्रोसीडिंग्स क्वेश्चन नहीं हो सकती, और साथ साथ ये भी कहा कि मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन सुओ मोटो में सारा कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर बन गया। सवाल ये है कि हर इदारा अगर अपने सफेयर में रह के काम करेगा, पार्लियामेंट की जो वोटर्स की जो है वो उनको वोट आउट करते हैं, और स्पीकर छोड़ के बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूं। जरूरी नहीं उसमें हर दफा सुप्रीम कोर्ट ने जंप करना है। तो इस तरह तो कल को पार्लियामेंट में फर्ज करें यही फैसला 2/3 अक्सरियत से, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर उसको कलअदम करार दे दें तो 1994 का केस है, उसमें बड़ा क्लैरिटी से कि वो दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। तो बात ये कि हर इदारे ने अपने तयन, उसमें जो तयन शुदा फील्ड है उसके अंदर रह के काम करना है। हर इदारे को शौक है अपने अपने डोमेन से बाहर जाने का, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राना साहब शरीफ आदमी, अगर आराम से बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कंटेम्प्ट वगैरह अगर खुदा ना खास्ता लेके तो शहजाद साहब को साथ ले जाएंगे। बिल्कुल आप साथ लीजिएगा, लेकिन साथ साथ कंटेम्प्ट लगने की बात अलग है। एक चीज की पंजोता साहब और वजाहत कर दें आप। एक तो ये आप समझते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो आइन की तशरीह करना चाहे कर सकती है वो? पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है उन एरियाज में जहां आइन की तशरीह रिक्वायर्ड है। Alright. अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब आप मुझे नेशनल टेलीविजन पे कुछ ऐसी बातें करवाना चाहते हैं जो मैं फिर अबकारी देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में तशरीह करनी है तो हमारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और तशरीहों से भरा पड़ा है, और आपको दोनों तरफ तशरीह मिलेंगी। पाकिस्तान में एक 2007 सवाल ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। एक सवाल के बाद आप आगे बढ़ जाएं। नहीं, सवाल मैं
सवाल सुन ले पंसोता साहब, वो कंटेंट लगेगी तो पंसोता साहब आप उनको फंसाना चाहते हैं हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ये उनकी नेशनल नहीं, टेलीविजन हम अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फेयर कमेंट हो के सकता साथ है। बात हो रही है। और पंसोता साहब सिर्फ ये बताएं कि आपको याद होगा कि जब गुलाम इसाक खान साहब ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए था, आइन का उन्होंने आर्टिकल का बिल्कुल बेहतरीन इस्तेमाल किया। यही वजह जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत खत्म की तो सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिला उन्हें। तो पॉइंट इसके अदालत अगर या तो वो फैसले गलत थे फिर, या उसकी रोशनी में आज कल जो फैसला आया वो दुरुस्त है। मेरे नजदीक तो आइन का मजाक है, क्योंकि इस मुल्क में अगर किसी ने आइन के साथ प्रॉपर थरो मजाक किया है 2007 से पहले तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं, जिन्होंने इंतहाई गैर आइनी फैसले दिए। वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब का फैसला है जो कि इंतहाई गैर आइनी फैसला है। और आपको मैं 1000 से ज्यादा फैसले गिना सकता हूं जिनको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पढ़ के शर्म आती है। इस मुल्क में जो असल बेड़ा गर्क है वो जुडिशरी नहीं किया हुआ है पास्ट में। ये इतना पॉलिटिशियंस का कसूर और बाकी एस्टेब्लिशमेंट फिर बाद में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में सबसे पहले आके अच्छा, लेकिन इसमें आप लेकिन देखिए इसमें आप मौलवी तमीजुद्दीन केस उठा लें, हाजी सैफुल्लाह केस उठा लें, नुसरत भुट्टो केस उठा लें और जफर अली शाह केस उठा लें, लेकिन कल का जो फैसला है अदालत के ऊपर जिस किस्म के तनकीद या इल्जामात माजी में लगते रहे, मेरे ख्याल में कल के फैसले ने उसको बड़ी हद तक जाहिल कर दिया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप नहीं करते, चलें ठीक है, यानी आप समझते हैं नजरिया जरूरत। बहरहाल इस बहस से आगे निकलें, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अब आगे ऑप्शंस की बात करें। कल सर राना साहब आप ही से बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अब ये कहा जा रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद फिर एतमाद का वोट भी ले लिया जाएगा और वजीर आजम भी बन जाएंगे। आपको क्या लग रही है सिचुएशन? फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कैमरा इजलास में जो है उस लेटर को भी जो है वो पेश करेंगे, वो भी दिखाएंगे वहाँ पे लोगों को, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब अजलास की कार्रवाई शुरू होती है और हुकूमत वहाँ पे वो लेटर पेश करती है तो उस पे बहस भी होगी। अब अदालत उज़्मा ने ये तो कहा है कि भाई 10:30 बजे तक आप अजलास बुलाएं और उसमें ये लाएं चीज़, ये अदम एतमाद वाली, लेकिन उसके साथ ये जो साइड आइटम्स होंगी इन पे जब ये अदम एतमाद से रिलेटेड जब इन पर बहस हो रही होगी, मुमकिन है मैं गलत हूँ लेकिन मेरी राय ये है कि हो सकता है कि इस पे बहस जो है इसको 2-3 दिन लग जाए। हाँ, ये कल मामला ना सिमटे, आपको ये लग रहा हो सकता है कि कल ये वोटिंग ना हो पाए। अब ये जो शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहते हैं कि वो वक्त गुजर चुका है, अब कल का दिन से है कि जब आपने वोटिंग बात करें ना फिर वही बात आ जाती है ना कि आइन को में नरमी करने का इख्तियार जो है वो तो किसी के पास नहीं। आइन में तरमीम तो सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट कर सकती है ना। तो जो आइन में जिस बात की तरफ शहजाद ने इशारा किया कि वो मुद्दत मुकम्मल हो गई, तो उस मुद्दत को मुकम्मल होने के बाद तो आगे 5 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी कल 6ठा दिन होगा। ठीक अच्छा है, तो कल कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरप्राइज एक्सपेक्ट मैं नहीं कर क्योंकि रहा। अभी भी मैंने तो एक बात अर्ज की कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पे अमल तो होना है। उसमें ये जो मैंने आपको राय दी है कि ये पॉसिबल है कि जब वो हुकूमत खत लेकर आती है, देखिए ना उन्होंने ये कहा ना अदालत उज़्मा ने कि आपने ये खत पार्लियामेंट में वालों को बताया, इसके बारे में इस पर कोई डिस्कशन कराई, वो कह देंगे कि जी हम डिस्कशन करा रहे हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल ही स्पीकर के हाथ पांव नहीं बांध सकते हर तरफ से। इसमें एक पॉइंट अगर आप इजाजत दें, एक बात तो ये है कि इस फैसले से और इस सारी सूरत हाल से एक चीज तो ये वाजे हुई है कि जो सियासी इख्तलाफात या इशूज या चैलेंजेस हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म पे ही हल होने चाहिए। असूलन ये होना चाहिए था कि जो भी मसला था, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ शिकायत थी या अपोजिशन से कोई शिकायत थी, वो पार्लियामान के अंदर ही हल होना था। इसको जो जैसे राना साहब कह रहे हैं कि हर इदारे की आईने पाकिस्तान एक जुरिस्डिक्शन मुतय्यन करता है, ये मसला पार्लियामान का मसला था, सियासी मसला था, इसे सियासी प्लेटफॉर्म पे हल होना था, होना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। दूसरी बात यह कि अब इससे आगे अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे कि जिससे इस चीज़ का शायबा पैदा होगा कि अदालत उज़्मा के उन अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेट एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो कोई भी शख्स, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा जाके दरख्वास्त कर सकता है जज साहिबान से कि आपका ये फैसला था, इस पर मनोअन आपकी हिदायत या हुक्म के मुताबिक अमल नहीं हुआ। वहाँ पर भी मसला है। असूलन और बेहतर पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए ये है कि आप जो भी पार्लियामान के अंदर फैसला आए उसको कबूल करें। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो वो अपोजिशन लीडर बन के डट के उसकी मुखालफत करें।
इस इंतखाबी इस्लाहात पर काम करें जिस तरीके से आप लाना है। मैं फिर वही बात करता हूँ कि 130 से 140 से 150 जो मेंबरान हैं उस तादाद को इग्नोर करना मुमकिन ही नहीं है। और किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई अगर जो भी हुकूमत 6-7 महीने के लिए आएगी, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, वो सोच भी नहीं सकती। और एजेंडा उनका भी यकीनन यही होगा कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं। पॉइंट क्या था अपोजिशन का जी कि हमने वजीर आज़म इमरान खान की पिच पे या ट्रफ पे नहीं खेलना, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे। अब इस वक्त मेरे ख्याल में जितनी बिटरनेस सियासत में हो गई है उसको पीछे रखना पड़ेगा, अपनी ईगोस को ज़रा साइड पे रखना पड़ेगा। और चाहे वो नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, शहबाज शरीफ साहब हो या तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब हो, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपोजिशन को भी हुकूमत को भी, चाहे वो आज की हुकूमत है या कल की अपोजिशन है। और असल चीज़ वही है कि आप इंतखाबी इस्लाहात में जाएं, मुत्तफ़िका तौर पे जाएं। 7 महीने का टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मांगा है, चाहे EVM के जरिए हो या आपके पुराने तरीक़ेकार पे हो, लेकिन इंतखाबात कम अज़ कम इस सारे फसाद के बाद ऐसे होने चाहिए कम से कम तस्लीम मेजॉरिटी पार्टीज उसको कर लें, वरना कल को जो भी इलेक्शन होगा सो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल बनी क्या है, ये मुमकिन है जो सूरत हाल बनी है वो नहीं होगा। चीज पर कंसेंसस हमारे यहाँ जी। होता नहीं है और ये शफाफ इस इलेक्शन वक्त की जो हम बात कर रहे हैं मसलहत की रिकंसिलिएशन की जरूरत है, चाहे कोई भी आउटकम हो कल की अदम एतमाद की वोटिंग का या आज वजीर आजम साहब जो भी ठीक तकरीर है, करते हैं। ठीक है। बैरिस्टर साहब, शहजाद जो बात कर रहे हैं उसको भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दीजिएगा। साथ में जो लेटर गेट मामले पर तहकीकाती कमीशन आज जो बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुछ अब ये भी कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन साहब जिनको नामजद किया था उन्होंने भी माजरत कर ली है, लेकिन वैसे भी अब ये बज़ाहिर तासुर है कि ये आ रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में क्या होता है, ये कल क्या होता है, क्या वक्त कम है, शायद कमीशन बनाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आने वाली हुकूमत इसको डी नोटिफाई कर सकती है। देखिए, मेरा ख्याल है अगर ये कमीशन बन गया जिस तरह के बन चुका है लॉ मिनिस्ट्री की साइड से, जी, तो डी नोटिफाई होना तो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इसके Okay. जो मैंडेट है वो ऐसा है कि इसको डी नोटिफाई कोई भी हुकूमत करने से पहले एटलीस्ट 10 दफा सोचेगी, क्योंकि इट रिलेट्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मेरा नहीं ख्याल कोई इसको डी नोटिफाई करेगी। ठीक लेकिन है। शहजाद साहब की जो बात है उसकी स्पिरिट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो बात ये है कि अगर तो आपने लड़ाई झगड़े जारी रखने हैं और ये डिबेट्स जारी रखनी है कि जी आइन जो है वो सुपीरियर है या सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है या कोई और सुपीरियर है, तो आप इसको अगले 100 साल बहस करते रहेंगे। इस टाइम पर जो भी सिचुएशन हो चुकी है, यू पुट इट बिहाइंड यू एंड देन यू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि हर चीज को पीछे छोड़ के अगर कोई जमात अपना मैंडेट एस्टैब्लिश करती है पार्लियामेंट में, तो उस मैंडेट को एस्टैब्लिश करें, उसको एक्सेप्ट करें और कहें कि जी ठीक है, आपने नो कॉन्फिडेंस मूव की जो कि एक आईनी तरीका था, आप आ गए पावर में संभालें, और मैं तो कहता हूँ बैक सीट लेके उसको एंजॉय करें, बैक सीट लेके उसको एंजॉय करें। और आपको मैं ये बड़ा गारंटी से कह सकता हूं कि हुकूमत जो है उनसे कुछ भी नहीं होगा जो नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि नई हुकूमत जो है वो उसके पास है क्या करने के लिए। एक पाकिस्तान का जो ये चीज माशाल्लाह पीटीआई वाले छोड़ के जा रहे हैं, उसके अंदर है क्या जिसको हुकूमत ने एंजॉय करना है या उससे कोई चीज पोजीशन डिराइव कर लेनी है। और ऑपोजिशन करें दबा के 7-8 महीने, और दुआ करें इलेक्शन और 7-8 महीने तक हो, उसके बाद इलेक्शंस में जाएं, 100% जीत जाएंगे, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। राना साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ज़राए से जो चीज़ें चल रही थी, उन्होंने फिर कहा कि शहबाज शरीफ को अचकन जो है वो हम नहीं पहनने देंगे, तो ये हो नहीं सकता, हम कहीं नहीं जा रहे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस्तीफे इकट्ठे ही देंगे, हम भी देंगे, अपोजिशन भी देगी, सब मिलकर हम इस्तीफे देंगे। देखिए, बात ये है तो क्या समझा जाए इसे कि बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे ना, बात उनकी सही है। इस वक्त शहजाद ने भी बात की, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना वो इतनी शदीद हो चुकी है कि कौम को इससे निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके लिए तमाम सियासी जमातों, इसमें किसी एक सियासी जमात को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारी तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं, और उन्हीं को इस मामले को बैठकर थोड़ा सा जज्बात को ठंडा करना चाहिए और पाकिस्तान की खातर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक ये ख़त है, ये भी एक गैर मामूली नौइयत का ख़त है। इस पर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों में इत्तफाक होना चाहिए। उन्होंने तो बुलाया था ना, इसकी बाकायदा तहकीकात Opposition होनी नहीं गई। चाहिए। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि इसकी तहकीकात जी, कराएं, बिल्कुल। ठीक है, हुकूमत भी कह रही है इसकी तहकीकात कराएं।
तो इसकी तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए कि कभी किसी मुल्क को भी ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो ये कहे, वो इमरान खान साहब हों या शहबाज कोई और शरीफ हो साहब हों बेशक। या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कि वो हमारे एम्बेसडर को बुलाकर कहें कि जी आपका प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो आपके साथ हमारे मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये हमारी, मैं समझता हूँ, पूरी कौम की तौहीन है। तो इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ठीक है। और ये जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी अंदाज में इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने अना के खौल से बाहर निकलना चाहिए और सदर ममलिकत को चाहिए कि वो इस सारे अमल में मुदाखलत करें और तमाम सियासी जमातों की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस अपने पास बुलाएं और वक्त उनके सामने ये सारी नई हुकूमत बन जाने के, नई हुकूमत आने उसके के बाद। बाद भी ये जरूरी ठीक है कि आपने मुल्क को चलाना है। अगर इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता, आप देखें कि अभी आज केपीके में भी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग से ही होगा ना सारा कुछ। वहां पे अपोजिशन के पास इतने सारे एमएनए भी, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, हुकूमत का कोई इत्तेहादी है वो भी इकट्ठा हो जाए, वहां तो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है पीटीआई की, वहां पे कैसे अदम एतमाद लाएंगे? अदम एतमाद एक ही तरीके से है ना कि खरीदो फरोख्त से आएगी। तो जब तक आप इस कल्चर को डिस्करेज नहीं करेंगे, ये देखें हमारे लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत मोहतरम है। अब जिस तरीके से कल लाहौर में अरकान पंजाब असेंबली को एक कोच में भर के लाया गया एक होटल में, होटल के ये मैं बाहर समझता हूँ कि खुद उनको सोचना चाहिए कि ये तरीकेकार जो है ना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। ठीक है शहजाद, ये तो एक जेन्युइन सा कंसर्न है और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है हर इंसान को इस पे सोचना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका रास्ता तो रुकना चाहिए। हमने देखा मरकज़ में भी वही हुआ, ठीक है, अगर एविडेंस नहीं है लेकिन जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त हुई। पंजाब में भी उसी किस्म के मामला देखने में आए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एक होटल में, यहाँ इस्लामाबाद में भी यही हुआ कि एक होटल में आपने उनको स्टे करवाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो रुकनी चाहिए ना, पाकिस्तान के मुफाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए उसके लिए आपको आइन और कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस और नैरेटिव बिल्ड किया कि पैसे लेके गैर मुल्की फंडिंग के जरिए ये वफादारियां खरीदी गई, उनका एक इल्ज़ाम है, उसकी भी तहकीकात यकीनन होनी चाहिए और साबित हो तो ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है और सख्त सज़ा है इसकी अगर वो ये काम करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब यानी ऑपोजिशन जिन लोगों ने उनको तोड़ा है या अपनी तरफ खींच के लाए हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे काम किया है। अब इस चीज़ को डिटरमिन करना कि वो ज़मीर की आवाज़ है या वो डॉलर की चमक ये है, एक मजाक है वैसे। शहजाद साहब, मेरी ये गुजारिश सुने। आपने अभी बात की थी, आपकी बात बिल्कुल सही थी। नेशनल असेंबली की हद तक इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिल गए सही, और उनकी इन वफादारियां बदलने वालों के बगैर उनकी अक्सरियत बन जाती। ठीक है। लेकिन पंजाब असेंबली में किसी सूरत मुस्लिम लीग नून और उसके सारे इत्तेहादी मिलाकर, मैं एग्री करता हूं आपसे, मेरी बात सुने, जब तक वो इन जमीर फरोशी करने वालों को साथ नहीं राना साहब, और इसके लिए मेरी बात सुने ना, 63A मौजूद है। आप देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। वो वोट दे देंगे, एक लम्हे के लिए फर्ज करें हमजा शहबाज साहब वजीर आला बन जाते हैं उनके वोट लेकर, तो 63A ने लागू तो होना है ना, बेशक वोट डालने के बाद होगा। मेरी गुजारिश, जब वो वोट डाल के जाएंगे वो है। डी सीट होंगे, उसके बाद हमजा साहब की मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है और वाज़ेह तौर पे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बोला है, उन्होंने कहा है कि वोट डालने से नहीं रोक सकते। डालने से नहीं रोकेंगे, लेकिन उसके बाद क्या ऑपरेशन जो है ना 63A का ऑपरेशन जो है वो भी नहीं रुकेगा। सुन लें कि पंजाब में और मरकज में बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ अदम एतमाद है, वहाँ एतमाद का वोट है। इसी तरह ना सर, नहीं पंजाब में वहाँ नए चीफ मिनिस्टर वही बात होगी ना, मतलब एक बात वही होगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या नए वजीर आला का इंतखाब है, बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो यहाँ पे अगर वो डी सीट हो भी जाते हैं तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ने लगा, क्योंकि इमरान खान साहब को हटाना मकसूद है। वहां पे राना साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ तो वो ना भी वोट देंगे तो उनका बट पॉइंट इज ये देखें, जो पहले हम बात कर रहे थे कि नेशनल रिकंसिलिएशन की जो जरूरत है, कि अगर वजीर आजम इमरान खान डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब से या बिलावल या जरदारी साहब से वो बात नहीं कर सकते, तो सियासी जमातों में बड़े सीनियर और जिनके आपस में जाती ताल्लुकात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, और सीनियर परवेज खटक साहब हैं जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी है जिनकी एक इज्जत भी है, या नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके जो बड़े सुलझे हुए तरीके से बातचीत के अमल को बढ़ा सकते हैं। सो अगर वो लोग
जो बड़े हॉकिश किस्म का स्टांस रखते हैं, सख्त स्टांस रखते हैं एक दूसरे के बारे में, उनको थोड़ा सा पीछे हटना साइड पे पड़ेगा करें। अगली मुस्तकबिल में। अगर नून लीग आपने और चलना है पीपल्स पार्टी की तरह एक दूसरे के बारे में सख्त मौकफ रखते थे, सख्त मौकफ सर पेट रखते फाड़ने थे, की बातें करते थे। वो बातें तो दोहराएंगे तो अपोजिशन वाले ये भी कहेंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब परवेज इलाही के बारे में भी एक मौकफ रखते थे, तो उसकी जरूरत नहीं, नहीं मैं है, वही कहता हूं उसकी कि जरूरत नहीं है, सियासत में हमें माजी में इकट्ठा हो जाने की जाते जरूरत नहीं है, सिर्फ और सियासत में सिर्फ कोई ऐसे लोगों को कुछ हर सामने पे आखिर आके नहीं है। किरदार मैं अदा तो ये करना है कहता सर। हूं कि मुझे ये जो बैरिस्टर हॉर्स साहब की तरफ ट्रेडिंग की जाने दें हौसला सर। शिकनी होनी जाने चाहिए, होनी सर, चाहिए। जी। इत्तेहादियों को मिला के कानून साजी के जरिए सर हो उनका सकती राइट है। क्योंकि आप सर ये किसी जो के दिल आइन में और नहीं कानून जान की सकते। बात कर रहे हैं ना जी। शहजाद, ये फिर हमें पंचोता साहब बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कि किस किस्म के कवानीन होने चाहिए, आइन में क्या गुंजाइश है। 63A पे ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो है वो भेजा गया और ये ओपिनियन चाहिए वहाँ से कि क्या इनको हमेशा के लिए यानी ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा या उसके भी 5 साल या कोई मुद्दत होगी। तो उसके हवाले से ज़रा हमें बता दीजिएगा कि क्या पेशरफ्त है और होना क्या चाहिए। देखिए जी, जो शहजाद साहब ने अभी बात की थी कि आइन और कानून में तरमीम करेंगी या कोई ऐसी चीज, वो लेट से हुकूमत करना चाहती है या नहीं चाहती, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि 63A पे हमने ओपिनियन भेज दिया है गवर्नमेंट ने अगर ओपिनियन भेज दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस ओपिनियन को साथ सुन के फैसला कर देती, ताकि हमें ये पता लग जाता कि हमें एग्जिस्टिंग आइन में उसकी चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। सही। एग्जिस्टिंग आइन की रीडिंग इस वक्त जो गवर्नमेंट की है वो ये है कि 63A1 के 3 लिम्स हैं। पहला आप एब्सटेन करें, दूसरा आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लें और तीसरा है वोटिंग से मुंसलिक। हम समझते हैं कि जो दूसरा लिम्ब है वोट कि आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लें, वो अट्रैक्ट होता है एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दोज डिफेक्टर्स जो कि 10-12 हैं या जितने भी हैं। इस वजह से इस अभाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एडजर्नमेंट करके बहुत लंबा कर गई है और मेरे साथ कल एतजाज अहसन साहब ने एक प्रोग्राम में एग्री किया कि बैरिस्टर साहब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको भी साथ डिसाइड करना चाहिए था। अगर फर्ज करें कल तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये आ जाता है कि इन मेंबरों ने वोट ही नहीं गलत डाला या ये डाल ही नहीं सकते, तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग उसके बाद की जो है दे विल बी नल एंड वॉइड। यानी कि अगर लेट से 10 दिन बाद हमें ओपिनियन ये मिलता है कि ये वोट नहीं डाल सकते थे, तो कौन सा अदम एतबाद, कौन सी स्पीकर की रूलिंग, कौन से सारे मामला, तो क्या ये मजाक नहीं होगा फिर आइन के साथ? बात यह है कि आइन की सिलेक्टिव रीडिंग, आइन की सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सिलेक्टिव सेक्शंस ऑफ द आइन को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो इसका नुकसान हमें होगा। ये 5 मिनट का काम है। जिस तरह मंदो खेल साहब ने कहा था कि मुझे तो आपका केस 5 मिनट का लग रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि 63A का केस 5 मिनट का क्यों नहीं लग रहा? वो भी तो टोटल 5 से 6 मिनट का केस है ना। आपने ये बताना है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, एंड सेकेंडली आपने ये बताना है कि वो मेंबर वोट कर सकते कि नहीं कर सकते। एटलीस्ट आसानी हो जाएगी पाकिस्तान के मैंडेट का। देखिए 63A1 पे हम बेशतर बहस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन आइन की बिल है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है और हॉर्स ट्रेडिंग को रिमूव करना है इस इल को, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर डिले हो रहा है मेरे एंड से। अच्छा, अच्छा पंचोता साहब, अगर ओपिनियन नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट की, अगर ओपिनियन, जाहिर है कि अभी तक तो उनकी तरफ से कोई राय नहीं आई है, अगर कल ये मामला हो जाता है तो स्पीकर साहब के पास क्या इख्तियारात होंगे? वो किस तरह से इसको देख सकते हैं इस मामले को? इसके मुताबिक क्या आगे होगा प्रोसीडिंग, क्या इसकी प्रोसीडिंग होगी? एग्जिस्टिंग 63A1 की रीडिंग है, उसमें स्पीकर, चले मैं मानता हूं उन 10-12 की हद तक तो जो बात मर्जी करे, बट जो बाकी लोग रह गए हैं उसमें तो 63A1 के अंदर बड़ा क्लियर मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि आपने पहले अगर वो आपके खिलाफ वोट करते हैं तो पार्टी हेड जो है उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, वो शो कॉज नोटिस देगा, उसके जवाब देंगे, और अगर उसके बाद सेटिस्फाइड है तो वो मैटर इलेक्शन कमीशन को भेज देगा, इलेक्शन कमीशन फिर उनको समन करेगा, समन करने के बाद फिर वो अपनी क्लैरिटी लेगा और फिर इवेंचुअली उनको डी-सीट करेगा। सही। तो इस प्रोसेस में तो इंशाल्लाह हम अगले साल रमजान में इस प्रोग्राम कर रहे होंगे, पता लगेगा कि अभी तक वो डी-सीट नहीं हुए। जो हमारा पाकिस्तान का निजाम है वो तो वैसे ही चलेगा, बट इसमें हमें जल्दी चाहिए। वी नीड अ डिसीजन ऑन दिस एट द अर्लीस्ट। जी शहजाद, एक पॉइंट और फिर राना साहब इस पे अथॉरिटी हैं सियासी मामलात पे और आई विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के। मेरा पॉइंट ये है कि आप 2002 का जब इलेक्शन हुआ, राना साहब एग्री करेंगे, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने ग्रेजुएशन की शर्त लगा दी कि जो BA पास होगा वो जो है मेंबर कौमी असम्बली बन सकता है, और सोचा यह गया कि उनके मुखालिफिन बेशतर निकल जाएंगे उसमें से। जो लोग निकले उनकी जगह जो है वो उनके खानदान वालों ने ली, उनकी बेटे आ गए, बेटियां आ गई, बहुएं आ गई, जाली असनाद आ गई, जाली असनाद आ गई। मतलब एक तरह से उनको बार कर दिया इलेक्शन लड़ने से या मेंबर कौमी असम्बली बनने से। अगर 63A जिसका पंचोदा साहब हवाला दे रहे हैं वो लग भी गई किसी सियासतदान के खिलाफ, वो ताहयात नाहल भी हो गया, सो उसके बदले आपको मुझे तो टिकट नहीं देगा, वो देगा अपने बेटे को, अपनी बेटी को आगे लाएगा, भतीजे को लाएगा, फैमिली। एक तो ये बात।
दूसरी बात ये कि अगर आप ये करते हैं, जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नाअहल किया, क्या वो इररेलेवेंट हो गए सियासत से? वो अभी भी अपना उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं या हक में कर रहे हैं। सो पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर की आवाज़ है। आप जितने मर्जी कवानीन ले आए, जितना मर्जी ताहयात नाअहल कर दें, अगर किसी ने गलत काम करना है तो वो करना है और वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। या तो इसको आप इस किस्म के कवानीन करें कि गुंजाइश ही ना हो, फिर आप कहेंगे कि जी पॉलिटिकल पार्टीज डिक्टेटर बन गई, कोई अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता, इख्तलाफ राय नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी जो है मॉरल ग्राउंड्स पे एक इमारत खड़ी करने की जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल है। जी सर। अगर मैं इधर ऐड करता जाऊं कि ये जो सारी की सारी बात है, ये इनको सजा देने के लिए नहीं की जा रही, ये बात इसलिए की जा रही कि अगर क्लैरिटी आ जाए तो स्पीकर नेशनल असेंबली और गवर्नमेंट ऑफ द डे इस किस्म की हरकतों से अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेट्स से अगर आज आइन की तशरीह हो कि ये लोग वोट नहीं डाल सकते तो अदम एतमाद की सिचुएशन ही ना राइज और प्रॉब्लम ही ना हो। इनको सजा देने की तो मसला ही नहीं है। पॉलिटिकल आदमी की जो सजा होती है वो तो वोट आउट होना ही होती है, उससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ भी नहीं होती। मैं तो ये समझते नहीं कि आपने जेलों में डाले हैं, जो भी डाला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा सवाल ये कि इन द पार्लियामेंट उनकी प्रोटेक्शन तो कोई हो ना, जिसकी वजह से आप कोई ऐसा गलत फेल करने से पहले अगर कर भी दें तो गवर्नमेंट को उसका नुकसान ना हो, इसकी एक प्रोटेक्शन दी हुई है आइन में। मैं तो समझता हूं इनको जो भी सजा, और सजा एक सियासी आदमी के लिए रिलेवेंट की तो अदम एतमाद की जो गुंजाइश ही पंसोदा साहब खत्म हो जाएगी अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 272 का मैजिक नंबर है, उसके बाद पर्सनल रीडिंग ये है, फिर तो मेरी तो अदम एतमाद पर्सनल खत्म रीडिंग नहीं ये हो जाएगी। सर, इस पे कमेंट कर 60 एतमाद है ही नहीं, उसकी गुंजाइश है ही नहीं। मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग ये है। ठीक है राणा साहब। सर अगर शहजाद जो आप कहते हैं, फिर आपने क्यों 63 डाला, 63A डाला का आइन में? अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग करानी है तो फिर आप क्यों इसको डाला? ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने शामिल की थी ना। गुजारिश ये है कि इस मुल्क में हमने ये पार्लिमानी जमहूरियत कहाँ से ली है? बरतानिया से। बरतानिया में अगर ये कानून उन्होंने बनाया, जो अच्छी बात है वो नहीं हम उनकी लेंगे कि 2 दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर, कितने प्राइम मिनिस्टर आए बरतानिया में चले गए। ये तो नहीं कि हमारे मुल्क की तरह ताहयात चिमटे रहना सियासत के साथ कि हमने वो अपनी 2 टर्म्स पूरी करते हैं, उसके बाद उनका पता भी नहीं होता वो कहाँ गए हैं, वो अपना काम करते हैं जिंदगी का, बाकी क्या। लेकिन ये चीजें जो है ना, पाकिस्तान में सियासत जो है ना, सियासत एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसको सारी डिस्करेज करने की जरूरत है। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब का तोहफा है। और नहीं, ये कतई तौर पे 18वीं तरमीम गलत है। 18वीं तरमीम में आया है। 18वीं तरमीम में ये वफादार कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया। नहीं करना चाहिए, वो और बात है। वो करना चाहिए। मेरी बात सुनो ना, वो सादक और अमीन वाली बात है। नहीं, ये वफादारियां बदलने वाली बात तो 18वीं तरमीम के जरिए आई है। की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, वफादारियां बदलने वाली 18वीं तरमीम के जरिए आई है। और अमीन वाली मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम में चेंज हो सकती थी, कि जो कि नहीं हुई। क्यों सादक और अमीन होना चाहिए? क्यों सादक और अमीन नहीं होना चाहिए मुल्क के हुक्मरानों को? किसी के कैरेक्टर को आप जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अदालतें जज कर सकती हैं। वहां पे तो अदालतें जज नहीं कर सकती, रूलिंग को जज कर सकती हैं। मोहम्मद अहमद मंसूदा मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब कल मजीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर होकर सामने आएंगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब खिताब भी करेंगे कौम से और देखते हैं कि आगे सिचुएशन कैसे बढ़ती है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।